का कोई रेजोल्यूशन अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि वी आर नॉट ट्रैश बिन, कि जो व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट के लिए उचित नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आप उसे क्यों भेज रहे हो। इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफी के थ्रू होनी चाहिए। अगर इसकी वीडियोग्राफी एंड टू एंड नहीं हुई तो बेईमानी ही होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। पैसा था किसका? क्या किसी सुपीरियर को तो नहीं था उनके, किसी राजनेता ने उन्होंने कभी, जिसने उनकी कभी मदद की हो, या किसी सुपीरियर जज ने जिनकी उनकी मदद की हो, उसका तो नहीं था। ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ ना। इमरजेंसी में तो खुलेआम हो रहा था जो भी हो रहा था। इनडायरेक्टली जज लोया का केस हो या दूसरे केसेस हों, ऐसा मैसेज इनडायरेक्टली साफ दिया जाता है कि अगर इस सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी करेगा तो उसका जज लोया बना दिया जाएगा। ये साथियों नमस्कार। न्यायमूर्ति कहलाने वाले जज के घर से खजाना प्राप्त हुआ है और एक दुर्घटना के बाद प्राप्त हुआ है। अगर ये दुर्घटना ना होती शायद ये खजाना भी सामने नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से उस दौरान करोड़ों की राशि प्राप्त हुई है जिस दौरान उनके घर में आग लगी थी। दंकल विभाग पहुंचा और तमाम सुरक्षा कर्मियों ने जब सब चीज आग को काबू पा लिया तब करोड़ों की राशि प्राप्त हो गई। ये जज हैं। जज के घर से करोड़ों की राशि प्राप्त होने का आखिर मतलब क्या बनता है? क्या उनका काम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रहा है? क्या कोई और व्यक्ति इस पूरे खेल में शामिल है जिसका ये पैसा था, या फिर ये जज पूरी तरीके से बिक चुके थे, करप्ट हो चुके थे? और इस पूरी घटना का जो असर है वो न्यायिक प्रक्रिया में या फिर न्यायिक प्रक्रिया में चल रहे घोटाले का एक चेहरा क्या इसे माना जा सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी के साथ। सर, सबसे पहला तो सवाल कि क्या एक बड़े खेल का छोटा सा पहलू अभी हमें देखने को मिला है? अंग्रेजी में बोलें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिल्कुल सही आपने सटीक बात कही है, और इसमें किसी को भी कोई शक और शुबा होना ही नहीं चाहिए। जो इस बात को किसी भी तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा वो बेईमान है और वो चोर है। हाँ। सीधी सीधी बात है इसमें, क्योंकि ये देश का मामला है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले जुडिशरी में करप्शन नहीं थी या दूसरे डिपार्टमेंट्स में करप्शन नहीं थे। जजेस भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। अगर समाज में करप्शन है, दूसरे डिपार्टमेंट में करप्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है, पॉलिटिकल लीडर्स में करप्शन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में करप्शन है, तो जजेस में भी करप्शन है। उतनी ही है जितनी और किसी जगह है, लेकिन बाकी जगह से ज़्यादा होना शुरू हो गया है पिछले 11 सालों में। ये भी बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था की इंडिपेंडेंस है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इमरजेंसी की बहुत बात की जाती है ना, इमरजेंसी में तो खुलेआम हो रहा था जो भी हो रहा था। इनडायरेक्टली जज लोया का केस हो या दूसरे केसेस हों, ऐसा मैसेज इनडायरेक्टली साफ दिया जाता है कि अगर इस सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी करेगा तो उसका जज लोया बना दिया जाएगा। ये बात साफ तौर पे की जाती है। दूसरा, जो जज की लाइन में आना ही चाहता है उसे करप्ट होना ही पड़ेगा। ईमानदारी रखने की गुंजाइश भी ये व्यवस्था जो आरएसएस और बीजेपी की है छोड़ ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं ना, कॉलेजियम अगर कोई भी सिफारिश भी करता है तो उसको डिले करके, उसकी सीनियरिटी कम करके, तो पूरी तरीके से सरकार ने ये मैसेज दे दिया है कि अगर हमारे साथ चलोगे, जज यादव बनोगे, तो तुम्हें, जैसे अभी एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे तो उनको पुरस्कृत किया जाता है, गोगोई साहब को राज्यसभा दी जाती है, और जो नहीं करेगा उसका जस्टिस जो ये मुरलीधर बनाया जाता है कि उनको, जो सुप्रीम कोर्ट आने के लिए मुस्तैक थे जस्टिस, ये और भी बहुत सारे जज हैं, मैं तो एक दो का ही नाम ले रहा हूँ। जस्टिस मुरलीधर का नाम ले सकता हूँ, जस्टिस शक्धर दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। अभी एक सिटिंग का मैं नाम लूँगा तो उनका नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो अच्छे जजेस हैं उनको काटा जाता है, क्योंकि वो न्याय से कुछ तो न्याय करेंगे, पूरा ना सही आधा अधूरा ही करेंगे। अब मैं एक बार तो और ये कहना चाहता हूँ, जस्टिस वर्मा का जो अभी ये केस हो गया है, हम सब लोग कूद कर उनको गालियाँ देने लगे, उनको बुरा कहने लगे, तो ये एक तरीके से इस सिस्टम की गड़बड़ी को छुपाने जैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले तो कोई भी व्यक्ति दोषी तब होता है जब उसको के सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ा हो जाती, लेकिन जो कानून कहता है वो होना चाहिए। अब निष्पक्ष जांच किस चीज़ की होनी चाहिए? पहली चीज़, ये पैसा कितना था,
कितना था, एग्जैक्ट राशि अभी तक नहीं आई है। 15 करोड़ के करीब बता रहे हैं, लेकिन क्या ये 15 करोड़ ही थी, एक बात। हम्म, क्या ये वहाँ से निकली है, दूसरी बात। क्या ये जज साहब की नॉलेज में था, तीसरी बात। ये सब इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए, फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इसकी वीडियोग्राफी से होनी चाहिए। अगर वीडियोग्राफी से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो आप जस्टिस वर्मा को गाली देके ख़त्म कर सकते हो मामले को, लेकिन जो इस देश में हो रहा है जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, उसको आप रफा दफा करोगे। ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अब मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे कोई सब इंस्पेक्टर होता है, कोई डीसीपी साहब उस पर दबाव डालते हैं कि जी ये चीज़ तुझे अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, पता है ना आपको, तो वो सब इंस्पेक्टर बेचारा कुछ नहीं कर पाता, उसको रखनी पड़ती है वो चीज़। तो क्या ऐसा खेल था? किसी इनके सीनियर या इनके मेहरबान का तो नहीं था, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो मिनिस्टर्स के बंगलों हैं, जो गवर्नर्स के बंगलों हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का बंगला है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बंगले हैं, वो सेफ हाउसेज हैं। उसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी घुस ही नहीं सकती, और घुस भी सकती है तो वो विद नोटिस घुस सकती है, और नोटिस होगा तो मामला साफ भी हो सकता है। नोटिस में अगर उनको सोचने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है। और ये मैं बहुत क्रूशल बात बता रहा हूँ कि ये पैसा था किसका? क्या किसी सुपीरियर का तो नहीं था उनके, किसी राजनेता ने जिनकी उन्होंने कभी, जिसने उनकी कभी मदद की हो, या किसी सुपीरियर जज ने जिनकी उनकी मदद की हो, उसका तो नहीं था? ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ ना। और ये इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफी के थ्रू होनी चाहिए। अगर इसकी वीडियोग्राफी एंड टू एंड नहीं हुई तो बेईमानी ही होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी एक एक सवाल ले लेते हैं। आपके जवाब से मैंने 2 पॉइंट निकाले। आपने कहा कि क्या जज साहब के नॉलेज में था कि नहीं था। आपके घर में कोई सामान है, आपके घर में 15 करोड़ जब या फिर जो भी राशि पड़ी है, आपको उसकी जानकारी चाहे जो हो, होगी ही। मेरे घर में जो सामान है, ठीक है, मुझे उस सामान की जानकारी तो होगी ना। तो हम ये तो नहीं है कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि ठीक है शायद जज साहब को पता ना हो या फिर जज साहब पे प्रेशर हो। ये थोड़ा आसानी से छोड़ देने वाला मामला नहीं है। देखिए, जो चीज़, हम वकील हैं और वकीलों को बोला जाता है लर्नेड, अदालतों में भी बिल्कुल। जजेस को ऑनरेबल बोला जाता है और वकीलों को बोला जाता है लर्नेड, विद्वान, अधिवक्ता बोला जाता है हमेशा, और माननीय जज बोला जाता है। तो विद्वान व्यक्ति का काम होता है कि एक ऐसे हालात में जब पूरी तरीके से एक तरफा बात हो रही हो तो वो बात अपनी मजबूती से कहे, जो न्याय की और इंसाफ और बराबरी की हो। तटस्थ तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये न्यायिक आवश्यकता है। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की ये आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना दिमाग खोल के कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे। से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन जो गलत हो रहा है वो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना। गलत क्या हो रहा है वो देखिए आप। गलत ये हो रहा है कि ये ट्रांसफ़र किया गया है जी, उनके मूल कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको वापस भेज दिया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, और बिल्कुल सही कहा है, वहाँ की जो बार ने कहा है, जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्या कहा है, भैया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर ग्लेयर ना आ रहा हो तो क्लियर दिखा दे। ये उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। दिल्ली हाई कोर्ट का कोई रेजोल्यूशन अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वी आर नॉट ट्रैश बिन, कि जो व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट के लिए उचित नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आप उसे क्यों भेज रहे हो। समझ रहे हैं आप बात? और उनकी बिल्कुल जायज़ बात है। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। बार को, जो अधिवक्तागण हैं, लॉयर हैं, उसको बेंच की मदर कहा जाता है। वी आर द मदर ऑफ द बार। एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बार का रोल है ना, वो मदर जैसा नहीं रह गया। जजेस जो है बार को कंट्रोल कर रहे हैं, और बार क्योंकि आज़ाद नहीं रह गई है, और बार में भी जो लीडरशिप आ गई है वो इतनी कमज़ोर और कंट्रोल्ड बाय जुडिशरी आ गई है कि जो बैलेंसिंग पावर थी ना जजों को ईमानदार रखने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मजबूत बार होने का। बार अब प्रेशर नहीं बना पा रहा है अच्छे से। बार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है, मुझे ये कहने में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। अभी एक और भी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये सब कनेक्टेड बातें हैं। अगर इनका पूरी तरीके से, और ये आपदा में अवसर की बात है, और सबसे बड़ी गलती अगर मैं किसी की मानता हूं तो देश की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की और देश की आम जनता की, कि उनके नौकर जो हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जनता को आंदोलन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मेरा ये आह्वान है। इस केस को लेके मिसाल बनाना चाहिए। एक जस्टिस वर्मा को फांसी चढ़ा के, या उनको पूरी तरीके के सारे देश का सबसे बुरा आदमी बना के ये मसला हल नहीं होने वाला है। मैं इस बात को इस समय में ये कह रहा हूँ
कि जस्टिस वर्मा को मैं अच्छे जजों में से एक मानता हूं, तो आप समझ लो बुरे जो जजेस होंगे वो किस लेवल के होंगे। अच्छे जज ऐसे हैं तो बुरे बुरे कितने कैसे होंगे ये आप समझ लो, और ये मैं तब बोल रहा हूं विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट्स एंड कंटेंशंस। जी। मैं ये सब जो केवियट्स लगाए हैं ना कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको अच्छे जजेस में माना जाता है। कम से कम मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये अच्छे जजेस में से मैं मानता था इनको। तो अगर ये हालत अच्छे जजेस की है तो बुरे कैसे होंगे ये आप अंदाज़ा लगा लें, इस देश की जनता। और ये सच्चाई है बात, आज नहीं तो कल ये खुलेगी। कोई दूध का धुला नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं एक हाई कोर्ट में, मैं आपको उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं जो ईमानदार होंगे। मैं ये बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक में मुट्ठी में गिन सकते हो आप। हम लोग तो वरना ये जज के सामने ये चेहरा चलता है, इसकी फेस वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू, ये क्या सब है, ये क्या है, ये फेस वैल्यू क्या होती अच्छा, है? मतलब जज भी वकीलों को ऐसा करते हैं कि अच्छा ये इनकी बात मान लेते हैं या फिर फेस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, आप किसी वकील से जाके पूछ लो फेस वैल्यू जानते हो क्या होती है? हाँ, हाँ। फेस वैल्यू का क्या मतलब है? दलाली। हम्म, इसके अलावा क्या है दलाली के अलावा, बताओ आप मुझे। मतलब फेस वैल्यू सबसे कॉमन वर्ड है वकीलों के बीच में। हाँ। वकीलों के बीच में। दूसरी एक चीज़ है कि भाई ये जज कैसा है, रिलीफ गिविंग है या नहीं है, मतलब जस्टिस पैरिटी पे नहीं हो रहा। आप बराबर की कोर्ट में जाओगे तो एक तरह के फैसले आ रहे होंगे, उसके बराबर की कोर्ट में जाओगे तो दूसरी तरह के फैसले आ रहे होंगे। तो ये क्या है? ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें। तीसरी एक हमारे एक और कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे, उन्होंने एक सीनियर जज साहब को जो हैं ऋषि मल्होत्रा साहब का जो सीनियरशिप कैंसिल करने के लिए नोटिस दिया है अभी। अच्छा। अभी थोक के भाव में, ये मतलब थोक के भाव में इतने दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकील बने कि जो जूनियर हैं वो बेचारे कम पड़ गए, सीनियर ज़्यादा हो गए। अब ये सीनियर कैसे डेजिग्नेट होते हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस चल रही हैं। मैं भी अपना विचार बता दूं, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। इसीलिए मैंने तय किया है और मेरे जैसे बहुत सारे ईमानदार वकीलों ने तय किया है कि कभी हम सीनियर वकील अगर हमें ऑफ़र भी की जाएगी ना तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। एक तरफ वकील सीनियर खड़ा होता है जिसको जजेस वोट दे के कहते हैं कि अच्छा जज है, ये नॉलेजेबल वकील है, और दूसरी तरफ एक आम वकील खड़ा होता है। तो किसकी ये क्या इंसाफ और बराबरी की बात है? जबकि नॉलेज दोनों को बराबर है, डिग्री दोनों की बराबर नॉलेज, है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा मानना ऐसा है कि जितने सीनियर डेजिग्नेटेड होते हैं उनकी नॉलेज कम होती है, और जो नॉन सीनियर डेजिग्नेटेड है उनकी। कंट्रोवर्शियल बात है फिर सर। वही बात, मैं तो भाई साहब सच बोलने का आदी हूँ। अब इसको कोई कंट्रोवर्ट करना चाहता है तो मेरे सामने आके बात कर ले, मैं अपने नॉन डेजिग्नेटेड सीनियर बिठा दूंगा, और सारे आप जितने डेजिग्नेटेड सीनियर है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं 5 अपने ही जूनियर बिठा दूंगा, उनसे बात करा लो, आप टेलीकास्ट करा लें डायरेक्ट। मैं ये सब सीनियर्स के लिए बोल रहा हूँ, ए से लेकर जेड तक, उनसे हर एक लेवल पे। देखिए ऊपर जो सबसे ऊपर कपिल सिब्बल साहब है ना, उनके लेवल के वकील देख लो आप, वो सीनियर तो हैं लेकिन वकालत में उनसे 100 गुना अच्छे वकील उनकी उनकी कैटेगरी में मौजूद हैं, मगर सीनियर ये हैं। ये सच्चाई है। जो डेजिग्नेटेड नहीं है आम तौर पे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जिसको आके इसे कॉन्ट्रोवर्ट करना है आ जाए मेरे सामने, मुझसे बात करें ना। बाकी लोगों को तो आप डरा लेते हो कि जी सीनियर्स की इतनी तगड़ी लॉबी है, तुम्हारे सब खिलाफ हो जाएंगे, तो तुम बोल मत देना उनके खिलाफ। हालांकि तुम्हें नजर आ रहा है वो कुछ भी बहस नहीं कर पाते तुम्हारे सामने। ये सच्चाई है इस देश की, ये जहर की जड़ है सीनियर डेजिग्नेशन, ये करप्शन की जड़ है। जजों के साथ कॉन्ड्यूट का काम ऑफिशियली करने की ये गारंटी है कि हम लोगों ने चूज किया इन्हें सीनियर। है कि नहीं ये कॉन्सेप्चुअली गलत बात? अब इस पे बहस हो रही है कि दूसरा तरीका होना चाहिए, बेंच को इनवाइट करना चाहिए। जो लोग लाइन में लग के ये बोलेंगे कि मुझे सीनियर डेजिग्नेट होना है, मेरी ये एप्लीकेशन ले लो आप, वो किस लेवल के वकील होंगे? अब बहुत लोगों का बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं भी महमूद प्राचा नहीं रहूँगा, मैं ईमान वाला अम्बेडकरवादी नहीं रहूँगा। सर इसी मुद्दे के एक और पहलू पे आपको ले जाना चाहता हूँ। कोलिजियम की बैठक बुलाई गई सीजेआई के द्वारा और उसमें कहा गया कि इनको अभी ट्रांसफर तक ही रखिए, और उनमें से 3 जजों ने ये कहा है कि तत्काल प्रभाव से इनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए, और अगर ना ये मना करें तो सीजेआई को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। अब ये देखो, अभी मैंने आपको बात की थी, आप भी मुझसे नाराज़ हो रहे थे और जेन्युइनली नाराज़ हो रहे थे कि मैंने आप एक ऐसी बात कही कि अभी निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, वो मेरा फ़र्ज़ था और ये भी मेरा फ़र्ज़ है जो मैं अब कहूँगा। जी। हर वो व्यक्ति जो इन जज साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में रोड़ा अटकाएगा वो बेईमान है। ये इंसाफ है, एफआईआर दर्ज होगी। ये काम उन्होंने कोई जज रहते नहीं किया है, झूठा ही सही, इल्ज़ाम ही सही, लेकिन
एलिगेशन है ना, ये काम कोई उनको जज के रूप में करने की, जो भी हो, चाहे वो जो भी हो, कोई भी हो, जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने में रोड़ा अटकाएगा, वो आदमी ईमानदार नहीं है। अब आप मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ, ये प्रोसीजर ऑफ लॉ है। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल होनी चाहिए। लेकिन ये कि वो जज रहेंगे कहीं के भी, ये इंसाफ का काम नहीं है, ये ईमानदारी का काम नहीं है। जो भी रोड़ा अटकाएगा ये कह के कि इन्हें सस्पेंड कर दो, इस्तीफा ले लो, वो सब करो आप। पहला काम एफआईआर दर्ज होना है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दर्ज होना है। ये पैसा इनका है, इनके पास ज़बरदस्ती रखवाया गया, इनकी जानकारी में रखवाया गया, क्या ये कैसा है? और इसके अलावा क्या क्या है? देखिए, जज जो अगर कोई या भी कोई भी बड़ा आदमी अपने घर में पैसा रखेगा, एक और बात बता दूं मैं, वो मजबूरी में रखेगा। जब गिलास पूरा भर जाएगा ना, या तो दबाव में रखेगा किसी के, जब उसका इतना वो भर जाएगा कि बाकी कहीं एडजस्ट हो ही नहीं सकता, तो मजबूरी में ये तो रख ही लूँ मैं। ये वो वाला पैसा होता है जो आदमी अपने घर के अंदर रखता है। तो मैं ये सब कड़वी बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन वो भी सच्चाई है जो मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल होनी चाहिए। और ये अकेले तो बिल्कुल नहीं है, इनको विच हंट करके इन्हीं के पीछे लग जाने का काम होगा, तो उसका मतलब है बाकी सब लोग मिलकर अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, एक आदमी को मरवा के। 1999 के कानून के मुताबिक जजेस के ऊपर इंटरनल कमिटी ही जो है वो कार्रवाई कर सकती है, कोई जांच कर सकती है। बाहर से पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कोई और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये कार्रवाई नहीं कर सकता है। या ये बात कहां तक ठीक है? बिल्कुल 100% सही है। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। बहुत ज़रूरी है, किसी भी व्यक्ति का दबाव जुडिशरी के ऊपर नहीं होना चाहिए, और यही बात बार पे भी लागू होनी चाहिए। किसी भी आउटसाइड एजेंसी का दबाव वकीलों के ऊपर नहीं होना चाहिए। बार काउंसिल है, जडिस की कोलिजियम है, वो करेंगे, लेकिन उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये टेस्ट है इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब का और हमारी कोलिजियम का। ये हम इंसाफ के, भारत के संविधान को बचाने के दो राह पे खड़े हैं। आज उन्हें टेस्ट है उनका, उन्हें आज ऐसा फैसला करना है, लेकिन किसी बाहर के व्यक्ति को घुसने नहीं देना। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रांसपेरेंटली हो, कोलिजियम मॉनिटर करे, कोलिजियम मॉनिटर करे उसे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर सीबीआई या किसी और से होगी तो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अदालतों में कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो ईमानदार हैं, यानी कि मेजॉरिटी करप्ट होंगे। अगर उन्हीं मेजॉरिटी मेरा ऐसा करप्ट, मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है मुट्ठी भर लोग ईमानदार हैं हर लेवल पे अदालतों में, जजेस। हाँ, जो मेजॉरिटी करप्ट हैं, अगर वो इस इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो वो तो फिर सारा ठीकरा इन अकेले जज पे फोड़ के खुद बच जाएंगे। अब मेरी आधी बात आप बोल रहे हो ना, मेरा असली मुद्दा हर जगह क्या है? वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा, ऑडियोग्राफी। असली मुद्दा वो है ना, एंड टू बिगिनिंग टू एंड सब कुछ वीडियोग्राफ से होगा। जनता खुद देख लेगी कि ये ईमानदारी से कर रहे हैं, बेईमानी से कर रहे हैं। जिसके लिए मोदी जी ने कानूनी बदल दिया ना, हरियाणा हाईकोर्ट का जो हमारा ऑर्डर आया था, हरियाणा की सारी जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी मुझे देने का, तो वो है चोरी पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ना, वीडियोग्राफी कराओ ना, सारी नजर में हो जो हो, सब होगा ना, तब देखे कौन कौन बेईमानी कर सकता है, हम भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। और देखिए, जैसा कि सर ने कहा, जैसे सीजीआई साहब का, कोलिजियम का ये टेस्ट है कि वे कितने ईमानदार हैं और वे न्यायिक प्रक्रिया को पवित्र बनाए रखने में कितने जो हैं प्रतिबद्ध हैं। आपके इस चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहिद के साथ मैं धारण, धन्यवाद।